वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको एन्एंशियोमर्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है समझने के लिए, या उसके अरेंजमेंट्स को समझने के लिए, एटम्स के या ग्रुप्स के अरेंजमेंट्स को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शन फार्मूले की सहायता लेनी पड़ती है। और उसमें मैंने 2 आपको बताया, फ्लाइंग ब्रिज और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब जो उसका विन्यास है उसको हम क्या नाम दें और कैसे पहचाने हैं, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी विधियों से हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो विन्यास क्या है एक्चुअली में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये है विन्यास किसी अणु का उसके अंदर स्थित समूह या परमाणु का अंतरिक्ष में व्यवस्थित। विन्यास क्या हुआ, किसी अणु का विन्यास क्या होगा, उसके अंदर उपस्थित अणु के अंदर उपस्थित परमाणु या समूह, उनका अंतरिक्ष में क्या अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द ग्रुप्स विद इन द मॉलिक्यूल इन स्पेस इज नॉन एज द कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो कॉन्फिगरेशन जो है समझ में आने से स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने में आसानी होती है। तो हमको उसको विन्यास का निर्धारण करना है, जिसको नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, उसका नामकरण भी कह सकते हैं। तो सामान्यतः किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का यदि हमको नॉमेनक्लेचर करना होता है तो उसके लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। नामकरण की 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक तो कहलाती है आपके, ये है विन्यास निर्धारण। 2 विधि है, एक तो कहलाती है आपके निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष नामकरण की निरपेक्ष विधि, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। दूसरी है आपेक्षिक विधि। ये कहलाता है रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, रिलेटिव मेथड। तो 2 प्रकार से किसी ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। एक तो कहलाएगी एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन हो जाएगी उसकी, एक होती है रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। तो कैसे इन दोनों से नामकरण करते हैं, तो पहला हम देखते हैं निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विन्यास, किसी अणु का निरपेक्ष विन्यास क्या होता है। तो निरपेक्ष जैसे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अणु का विन्यास देखते हैं तो उसका जो एक्चुअल विन्यास है उसको हम उसका विन्यास नाम देते हैं। जो किसी विधि के द्वारा, किसी सिद्धांत के द्वारा उस विन्यास का निर्धारण करते हैं वो कहलाता है आपका निरपेक्ष। और दूसरा है आपेक्षिक। तो आपेक्षिक का मतलब क्या है, आपेक्षिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी एक अणु का विन्यास हमने निर्धारित कर लिया, जिसको हम कह सकते हैं आदर्श कह सकते हैं और रेफरेंस कह सकते हैं। किसी एक अणु का हमने क्या कर दिया, विन्यास निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया, उसका नाम दे दिया। अब क्या करते हैं कि दूसरे जो अणु, उन अणुओं के विन्यास का निर्धारण क्या करते हैं, फिर उसकी रिलेटिवली जो आपने रेफरेंस रखा है उसको देखते हुए, उस रेफरेंस विन्यास को देखते हुए, उससे तुलना करते हुए दूसरे अणु का निर्धारण किया जाता है, दूसरे अणु के विन्यास का निर्धारण किया जाता है। तो ये कहलाती है आपकी रिलेटिव आपेक्षिक विधि। तो ये दोनों विधियों के द्वारा जो है हम किसी भी अणु का विन्यास निर्धारण कर सकते हैं। जो निरपेक्ष विधि है, एब्सोल्यूट मेथड है, उसको हम आरएस नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, आरएस नामकरण भी कहा जाता है। और जो आपेक्षिक विधि है इसको हम कैपिटल डी विन्यास भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएल विन्यास को पढ़ते हैं। डीएल विन्यास, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन मेथड, या कह सकते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। एमिल फिशर नाम का एक साइंटिस्ट थे,
और उन्होंने क्या किया कि जब वो शुगर पे काम कर रहे थे, शर्करा पे काम कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट की संरचना के बारे में जब वो देख रहे थे, तो उनको ये उन्होंने एक आर्बिट्रेरी काल्पनिक रूप से ये कहा कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उन्होंने इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड एक आर्बिट्रेरी विन्यास उन्होंने कहा कि जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइगो क्या करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो डेक्स्ट्रो, तो ये विन्यास जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड का उसका उसको नाम दिया कैपिटल डी, नाम क्या आगे लिख दिया कैपिटल डी। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये कैसा है डेक्स्ट्रो है, तो इसकी एक संरचना उन्होंने बताई कि ये संरचना हो सकती है, और अगर ऐसी संरचना है तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया कैपिटल डी दिया इस संरचना का नाम। और इसका जो एनेंशियोमर जो इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है उसको उन्होंने क्या कहा एल विन्यास। ये एल विन्यास हो गया, तो एक तो हो गया डी और एक है कैपिटल एल। ये काल्पनिक रूप से जो है एमिल फिशर के द्वारा इनके नाम दिए गए, और बाद में फिर और एक्सट्रैक्ट डिफ्रैक्शन से भी ये पता चल गया कि वास्तव में जो पॉजिटिव प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड स्मॉल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो यह आर्बिट्रेरी टेकन कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड है और एक काल्पनिक रूप से जो इनका विन्यास दिया गया है। अब इसके आधार पर दूसरे जो है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के क्या करते हैं विन्यास का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्यतः ये माना गया कि कोई मान लीजिए इस प्रकार का किरल कार्बन है जिसके अंदर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और इसके अंदर एक किरल कार्बन है और यहाँ X क्या हो सकता है, कोई भी हेटेरोएटम हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन हो जाए, NH2 हो जाए, OH हो जाए, एक्सेट्रा हैलोजन हो सकते हैं, कोई भी इस प्रकार से क्या हो जाए हेटेरोएटम हो जाए, विषम परमाणु हो। तो इस प्रकार से ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जिसमें एक असमित कार्बन है, इसके दो विन्यास भी हैं जिसमें कि एक विन्यास हम इस प्रकार से लिखें एक विन्यास इस प्रकार से लिखा जाए तो उसके अंदर हम जो देखते हैं कि X जो है वो क्षैतिज लाइन के कहां है राइट हैंड साइड में है और इसका एक एनेंशियोमर हो सकता है। तो ये दो पेयर हो गए, ये दो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, कोई इसमें क्या होगा डेक्स्ट्रो होगा, कोई लीवो होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल कंपाउंड है, वो क्या है डी है यानी डेक्स्ट्रो है या लीवो है, इस बात का पता संरचना से नहीं चलता है, इस बात का पता ध्रुवणमापी की सहायता से चलता है। पोलरोमीटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, बट जो विन्यास है वो उसके स्ट्रक्चर से हम निर्धारित करते हैं। जो कैपिटल डी अलग है, स्मॉल डी अलग है। हो सकता है कि कोई स्मॉल एल कंपाउंड है दैट इज लीवो है, वो कैपिटल डी विन्यास का हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ये कोई लीवो है तो उसका कैपिटल डी विन्यास हो सकता है और कोई डेक्स्ट्रो है तो उसका एल विन्यास भी हो सकता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल ये हमको बताते हैं अरेंजमेंट ऑफ द एटम, दैट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो बताते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं कि कैसे है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि अगर स्मॉल डी है तो कैपिटल डी विन्यास का ही होगा। तो यहाँ पर ये जो एनेंशियोमर्स है इसमें कोई भी क्या हो सकता है स्मॉल डी, कोई भी स्मॉल एल। बट जब हम तुलना करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के संरचना से विन्यास से तो यहाँ देखते हैं कि OH जो है राइट हैंड साइड में है, तो जिसके अंदर ये X राइट हैंड साइड में होगा उसका विन्यास हमेशा क्या होगा कैपिटल डी होगा, और जहां पर क्षैतिज लाइन पर जो X है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका हम विन्यास क्या करेंगे एल करेंगे। तो चूंकि इसका विन्यास इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास की तुलना करके किया गया है इसलिए इस विधि का नाम क्या है रिलेटिव तुलना की गई है। इसका मतलब क्या है ये आपेक्षिक तुलनात्मक है, इसलिए रिलेटिव कॉन्फिगरेशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जिसको हम डीएल विन्यास में निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें एक असमित कार्बन जैसे एलेनिन
एलेनिन अमीनो एसिड है, ये एलेनिन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिसोसिएशन फार्मूला है, तो ये क्या है, असमित कार्बन है। यहाँ पे क्षैतिज लाइन में हम देखते हैं कि जो दोनों में से बड़ा समूह कौन सा है, NH2 है, राइट हैंड साइड में, इसका मतलब कैसा है, ये PP, और इसका एनेंशियोमर जो है इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एन विन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, इट इज ए डी, ऐसा लिखेंगे D2 ब्यूटेनॉल। लैक्टिक एसिड, ये कैपिटल डी विन्यास। तो इस प्रकार से हम अनेकों उदाहरण देख सकते हैं जिसको डी और एल विन्यास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो ये आपेक्षिक विधि है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या इसको क्या कहते हैं, कैपिटल डी एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम भी कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये जो नोमेनक्लेचर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रकार से होता है जिसमें कि एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु होते हैं। उन यौगिकों में ये बहुत हेल्पफुल है जिनमें कि क्या हो, एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु। अब जैसे कि शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें क्या है, असममित कार्बन होते हैं और 2 से अधिक भी होते हैं। तो उनके अंदर जो विन्यास का निर्धारण होता है, तो डीएल मेथड जो है उसके आधार पर क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर कार्बन उसका विन्यास देखते हैं। शुगर्स के अंदर क्या करते हैं, शर्करा के अंदर यदि हमको विन्यास का निर्धारण करना होता है, कौन सा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या करते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जो है उसका विन्यास का निर्धारण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, शर्करा कहलाती है, इसको ओज कहते हैं लास्ट में, जिसमें ओज फ्रक्टोज होता है ना, ऐसे ये जो शर्करा है उनको क्या लास्ट में क्या लगता है, ओज। यहाँ ये 4 है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, टेट्रोज, 4 कार्बन जो है टेट्रोज बोलते हैं। एक और नाम इसका दे सकते हैं, तो इस प्रकार की जो शर्करा होती है उसमें यदि जो ये बड़े बड़े समूह हैं जैसे OH, वो एक ही तरफ से होते हैं, तो उसको बोलते हैं एरिथ्यूज, इसका नाम है एरिथ्यूज, ये एरिथ्यूज कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन के नंबर हम लगाएं, 1 2, क्योंकि सबसे बड़ा समूह CHO है 3 और ये 4। तो यहाँ पे असममित कार्बन जो है उसी का हम विन्यास देखते हैं। असममित कार्बन नंबर 2 है, असममित कार्बन नंबर 3 है। तो यहाँ पर क्या जो विन्यास जब देखेंगे किससे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड से, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ असममित कार्बन जैसे 3 नंबर उसका विन्यास देखेंगे। तो 3 नंबर जो है कार्बन उस पे आप देखें तो OH समूह है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये कैसे एरिथ्यूज है, ये डी एरिथ्यूज है। और इसका एनेंशियोमर ये एनेंशियोमर, यहाँ पे आप देखें ये OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। और दूसरे प्रकार की शर्करा ऐसी भी होती है जिसमें कि ये OH समूह है जो क्या है, असममित कार्बन पर अपोजिट डायरेक्शन में, इनको थ्रियोज कहते हैं, ये कहलाता है थ्रियोज, ये थ्रियोज कहलाते हैं। तो यदि किस शर्करा के हमको विन्यास ज्ञात करना है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका कौन सा है, ये 3 नंबर का कार्बन है। OH यहाँ पर कार्बन है, OH लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब विन्यास थ्रियोज कितना हो जाएगा, L। तो ये जो एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु वाली शर्करा जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर के अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है केवल और केवल उसका ही विन्यास देखा जाता है, दूसरे का विन्यास नहीं देखते। एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ग्लूकोज का।
फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 आप सभी जानते हैं, और ग्लूकोज ये CHO फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। एक संरचना इसकी, इसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है। तो इस ग्लूकोज का डीएल विन्यास क्या होगा? तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 5 नंबर का जो कार्बन है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, उसमें OH कहां पर है? राइट हैंड साइड में है, तो इसका विन्यास देखा जाता है। तो इसका मतलब ये जो संरचना लिखी है मैंने, किसकी है ये डी ग्लूकोज की है। ये डी ग्लूकोज, इसका विन्यास क्या है? डी ग्लूकोज कहा जाएगा। अब इसमें स्मॉल डी स्मॉल एल ये हमें पता नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये तो मैंने आपको बता दिया, पोलरोमीटर से पता चलेगा, ध्रुवण मापी की सहायता से ही पता चल पाएगा। ये भी क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, रेखिक संरचना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो विन्यास की बात करें तो विन्यास क्या होगा आपका? 5 नंबर का कार्बन, उसमें आप देखते हैं OH कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ये कैसा है? L ग्लूकोज है ये, L ग्लूकोज। तो इस प्रकार से जो अधिक असममित कार्बन परमाणु वाले जितने भी आपके स्टीरियोआइसोमर्स हैं उनका जो हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन निर्धारण करते हैं, तो ये इस प्रकार से हेल्पफुल है। तो ये एक विधि मैंने आपको बताई, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आपेक्षिक विन्यास जिसको कहते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स हैं, वो मैंने आपको बताया। अब इसकी कुछ कमियां हैं। इस विधि के द्वारा जब हम विन्यास का निर्धारण करते हैं तो उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर स्टीरियोआइसोमर को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखना संभव नहीं होता। ये बेसिकली जो डीएल नोमेनक्लेचर है, आपेक्षिक नोमेनक्लेचर विधि, नामकरण की विधि है, वो डिपेंड किस पे करती है? वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पे करती है। बट यहाँ पर ये है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हर स्टीरियोआइसोमर्स का लिखना जो है पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट भी नहीं है। तो हर स्टीरियोआइसोमर्स का फिर नामकरण नहीं हो पाएगा, उसका विन्यास का पता ही नहीं चलेगा, किस नाम से उसको लिखेंगे हम। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये भी होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? हाईएस्ट जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको अधिकतम संख्या मिली हुई है, केवल उसका विन्यास का निर्धारण किया जाता है। तो बाकी के जो असममित कार्बन परमाणु हैं उसका विन्यास हमको पता नहीं चलता है कंप्लीटली। तो इस आधार पर जो डीएल है इसके लिमिटेशंस हैं। तो एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। उसको हम, जैसे मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट का मतलब है निरपेक्ष। जैसा वो कंपाउंड है, जैसा उसका विन्यास है, उसकी किसी से तुलना नहीं करनी है उसके विन्यास की। उसकी जो विधि और सिद्धांत के द्वारा उसका हमें विन्यास का निर्धारण करना है और उसका विन्यास लिखना है। इस मेथड का नाम है आरएस मेथड या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड। तो आरएस मेथड का जो तरीका है, इसको हम कैसे पता करें कि कौन सा आर विन्यास होगा, कौन सा एस विन्यास होगा? तो इसको हम, दो रूल है हमारे पास, दो सिद्धांत है, दो नियम है, उनका कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली आरएस नोमेनक्लेचर। तो पहला तो है जो सिद्धांत है उसको तो हम बोलते हैं सीक्वेंस रूल। पहला है सीक्वेंस रूल और दूसरा है किरैलिटी रूल। तो सीक्वेंस रूल और किरैलिटी रूल, इसका कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर हम किसी कंपाउंड का क्या करते हैं? किसी अणु का विन्यास का निर्धारण करते हैं, और वो जो विन्यास होता है वो उसका क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो ये क्या है, इसको हम डिटेल में कल आपको बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक्चुअली ये दो रूल्स हैं। तो इसमें कैसे कैसे हमको सीक्वेंस में आगे जाना है और किस प्रकार से हमको निर्धारण करना है, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लें, आपके उपयोग में आएगी। और ठीक है, आपके जो भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।